हेलो गाइस। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हम नीट केमिस्ट्री के अंदर 150 मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हैं। हाउ वी कैन स्कोर 150 मार्क्स इन नीट केमिस्ट्री। गाइस, हम सबको पता है जो हमारी नीट के अंदर केमिस्ट्री होती है वो तीन पोर्शंस में डिवाइडेड होती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री। तो इस वीडियो में सबसे पहले मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ ही शुरू करना चाहूंगा। गाइस, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है उसमें से नीट में एटलीस्ट 13 क्वेश्चन, 13 से 16 क्वेश्चन के आसपास आते हैं। और ये जो क्वेश्चन होते हैं ये इतने कुछ डिफिकल्ट भी नहीं होते, हम इसको इजीली सोल्व कर सकते हैं। जो ये 13 क्वेश्चन होते हैं, 13 से 16 जितने भी क्वेश्चन आते हैं उनमें से मैक्सिमम एक या दो क्वेश्चन ही ऐसा होता है जो रिएक्शन मैकेनिज्म बेस्ड आता है। तो अभी मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो काफी कंफ्यूज रहते हैं कि अगर हमें रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं आते तो कभी ऐसा ना हो कि हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वीक रह जाए। गाइस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि जितना भी एग्जाम आता है मोस्टली एनसीईआरटी बेस्ड आता है, एनसीईआरटी बेस्ड ही रिएक्शन आते हैं। तो रिएक्शन मैकेनिज्म अगर आपको नहीं भी आते हैं कुछ रिएक्शंस के तो चलेगा। ऐसी कोई इसमें कोई बड़ा इश्यू नहीं होता है कि अगर आप रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आपकी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो वीक रह जाएगी। और गाइस, एक जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि कुछ बच्चे होते हैं जो बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री एंड जीओसी, इन जो चैप्टर्स होते हैं इनको थोड़ा सा छोड़ के स्किप करके चलते हैं। बट ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। बायोमोलिक्यूल्स में से एटलीस्ट दो क्वेश्चन आते हैं नीट केमिस्ट्री के अंदर। पॉलीमर में से भी एक क्वेश्चन आता है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ वन क्वेश्चन, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री वन टू क्वेश्चन एंड जीओसी टू क्वेश्चन। तो गाइस, इन इन सबको मिला के आपके पास एटलीस्ट 8 क्वेश्चन के आसपास आता है। और ये जो 8 क्वेश्चंस होते हैं ना, ये कंप्लीटली स्कोरिंग क्वेश्चंस होते हैं। आप इनको फ्री के क्वेश्चन मान के चल सकते हो, क्योंकि जो पॉलीमर है, बायोमोलिक्यूल्स है, केमिस्ट्री इन एवरीडे, इसमें आपको बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है। जो भी क्वेश्चन इनमें से आ रहे हैं इनके अंदर आपको अपना माइंड तो यूज करना ही नहीं है। जो भी आपको पहले से नॉलेज है, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, एनसीईआरटी पढ़नी है और इन चैप्टर्स को याद करना है, और रटा रटाया सेम टू सेम आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा और जाके आंसर टिक कर देना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको एटलीस्ट मिनिमम है कि सिर्फ आपको 10 सेकंड का टाइम लगेगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो चैप्टर्स है ना, काफी स्कोरिंग चैप्टर है और इनके फ्री के मार्क्स होते हैं। तो प्लीज आप इन चैप्टर्स को तो बिल्कुल भी स्किप मत करके जाइएगा। इन चैप्टर्स को अच्छे से पढ़िएगा, और पढ़ना सिर्फ आपको एनसीईआरटी ही है। आज तक इन चैप्टर्स में से कभी भी एनसीईआरटी के बाहर से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है। उसके बाद हम बात करते हैं एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड एंड हाइड्रोकार्बन्स। गाइस, जो ये दो चैप्टर्स होते हैं ना, ये काफी इंपॉर्टेंट एंड यही वो चैप्टर्स हैं जिनमें से काफी ज्यादा क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब जैसे जो एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ना, उसमें से मिनिमम 3 एंड मैक्सिमम 5 इतना क्वेश्चन आपको मिलता ही मिलता है। और जो हाइड्रोकार्बन है, सेम विद हाइड्रोकार्बन, 3 to 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ इन्हीं दो चैप्टर्स में से आपको 6 से 8 क्वेश्चन के आसपास मिलता है हर बार आपको जो आपका नीट केमिस्ट्री का एग्जाम होगा उसमें आपको इतने क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आप इन चैप्टर्स को भी बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। उसके बाद आता है एमीन्स। एमीन्स में से एक क्वेश्चन, कभी कभार दो क्वेश्चन आ जाता है। सेम विद हेलो एल्किन्स एंड हेलो एरिन्स, 1 to 2 क्वेश्चंस एंड एल्कोहल ईथर्स 1 to 2 क्वेश्चंस, इतना इनमें से आता है। और ये जो जितना भी पोर्शन मैं आपको बता रहा हूँ, आपको कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे, और आपको इन सब के लिए सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पर ही फोकस करना है। और एनसीईआरटी ही आपको है ना एग्जाम के लिए अच्छे से पढ़ के जानी है। अगर आप एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ के जाते हैं तो आपके 150 मार्क्स कोई भी नहीं रोक सकता, अगर आप सभी क्वेश्चन अच्छे से कर लेते हैं। क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, अगर 45 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 45 में से 43 क्वेश्चन आप मान सकते हैं कि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही आने वाले हैं। और जो बाकी के दो क्वेश्चन बचेंगे या 2-3 क्वेश्चन जितना भी होगा, उनमें भी सेम एनसीईआरटी का ही कंसेप्ट यूज होगा। तो इसका मतलब क्या है कि सिर्फ और सिर्फ आपको एनसीईआरटी पे ही फोकस करना है। और गाइस, एक बात बोलना चाहूंगा, जो ईथर है, ईथर के लिए आप एनसीईआरटी के जितने भी रिएक्शन है सारे याद करके जाएं।
और जो भी लास्ट में जितने भी उसका एक रिएक्शन मैकेनिज्म है, आप उसको भी देख के जाए। क्योंकि जो ईथर है, ईथर में से आज तक कभी भी एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन गया ही नहीं है। सेम टू सेम जो एनसीईआरटी में रिएक्शन गिवन है, सेम टू सेम वही उठ के आपको एग्जाम में मिलता है। तो इसका मतलब ईथर के लिए आप स्पेशली एनसीईआरटी एक बार अच्छे से देख के जाए। उसके बाद हम बात करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री की। गाइस, जो फिजिकल केमिस्ट्री होती है ना, फिजिकल केमिस्ट्री में लाइक हमारे पास आता है एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग। इन तीनों चैप्टर्स को मिला के आपको जो मार्क्स मिलते हैं, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसमें आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे, पीरियोडिक टेबल 2 क्वेश्चन, केमिकल बॉन्डिंग 3 से 5 क्वेश्चन। तो सिर्फ 3 चैप्टर्स ही यही ऐसे चैप्टर है जिनमें से आपको 7 से 10 क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो इन चैप्टर्स को भी आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि ये चैप्टर्स जो होते हैं इनके अंदर भी आपको इतना कुछ माइंड यूज करने की जरूरत नहीं है। आप ऐसा मान सकते हैं कि आपको मिनिमम एफर्ट इनमें डालोगे, एफर्ट आपका इनके लिए मिनिमम होगा, बट जो इनसे रिजल्ट निकल के आएगा ना, वो आपको मैक्सिमम रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जिनमें आपका इनपुट काफी कम होता है और आउटपुट काफी ज्यादा आता है इन चैप्टर्स में से। उसके बाद एक थर्मोडायनेमिक्स आती है गाइस। जो थर्मोडायनेमिक्स होती है उसमें एटलीस्ट आपको 3 क्वेश्चन मिलते हैं, कभी कभार 4 भी आ जाते हैं। गाइस, काफी बच्चे जो थर्मोडायनेमिक्स होती है उससे काफी डरते हैं, बट ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो थर्मोडायनेमिक्स होता है काफी स्कोरिंग जो है, इसको काफी स्कोरिंग टॉपिक है। और जो इसमें से क्वेश्चन आते हैं फॉर्मूला बेस्ड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन आपको थर्मोकेमिस्ट्री में से मिलेगा, एक क्वेश्चन थर्मोकेमिस्ट्री में से, बाकी 2 क्वेश्चन आपको किस में से मिलते हैं, जो भी आपका फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। तो डेफिनेटली जो फॉर्मूला बेस्ड है वो तो इजीली हो जाते हैं, और थर्मोकेमिस्ट्री उसमें भी ऐसा कुछ नहीं है। जो बेसिक बेसिक आपको रिएक्शंस है उनके फॉर्मूलाज है, आपको वो याद करने हैं और अप्लाई करने हैं। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा और इजीली हो जाएगा गाइस। उसके बाद आता है केमिकल एंड आयोनिक इक्विलिब्रियम। इसमें से आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिलते हैं। क्या होता है, आयोनिक इक्विलिब्रियम में से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम में से 1 क्वेश्चन आता है। अब जो एक क्वेश्चन जिसमें से आता ही आता है वो है आयोनिक प्रोडक्ट। क्या है, सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी जो आपका प्रोडक्ट होता है उसमें से एक क्वेश्चन आपको मिलता ही मिलता है, और वो क्या होता है, कंप्लीटली फॉर्मूला बेस्ड होता है। जो सिर्फ एक फॉर्मूला है आपको वो याद करना है, और आपको क्या करना है, एग्जाम में जाना है और उसको अप्लाई कर देना है, आपका क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। तो आपको जो है सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट अच्छे से करके जाना ही जाना है। उसके बाद जो 12th के 5 चैप्टर्स है, सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स एंड सरफेस केमिस्ट्री। गाइस, इन चैप्टर्स में से कभी ऐसा होता है जो सॉलिड स्टेट है उसमें से एक ही क्वेश्चन मिलता है, कभी कभार 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, बाकी सब में से एक दो क्वेश्चन आता ही है। तो इनको आप मान के चलो कि 8 से 10 क्वेश्चन आपको इनमें से मिलता है। एक जो केमिकल काइनेटिक्स है, इसमें से जो आपका एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस्ड आता है और एक क्वेश्चन आता है कॉन्सेप्ट बेस्ड, या फिर आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन मान सकते हो। तो ये जो जितने भी चैप्टर्स है, मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आपकी इनकी थ्योरी भी अच्छे से पढ़नी है। अगर आप इनकी थ्योरी अच्छे से पढ़ के चलोगे तो आपका इजीली सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। उसके बाद जो इनऑर्गेनिक आती है ना गाइस, इनऑर्गेनिक में से पहला हमें एस ब्लॉक मिलता है। एस ब्लॉक में से 1 या 2 क्वेश्चन आता है, और एस ब्लॉक काफी इजी टॉपिक है, इजीली हो जाता है। उसके बाद हमारे पास पी ब्लॉक होता है, पी ब्लॉक 1 जो कि हमें 11th में मिलता है, और पी ब्लॉक 2 जो कि 12th में होता है। अब जो 11th है ना, 11th में सिर्फ और सिर्फ आपके पास क्या है, कार्बन फैमिली है, और जो ये बाकी का जो भी आपको मिलता है वो 12th में आपको टॉपिक मिलेगा। तो पी ब्लॉक में से आप मान के चलो कि 4 से 6 क्वेश्चन आते हैं, और मोस्टली क्वेश्चन अगर आपको 4 क्वेश्चन मिल रहे हैं तो उनमें से 2 क्वेश्चन ट्रेंड बेस्ड होंगे, 2 क्वेश्चन आपकी नॉलेज चेक करने के लिए होंगे। अगर आपको 5 क्वेश्चन मिल रहे हैं तो 3 क्वेश्चन ट्रेंड बेस्ड, बाकी के जो 2 क्वेश्चन होंगे वो सिर्फ आपकी जो थ्योरेटिकल नॉलेज है या फिर जो आपका कॉन्सेप्ट है उसको चेक करने के लिए आपको क्वेश्चन पूछेंगे। तो इसका मतलब क्या है, जो गाइस एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जो ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है ना, इसके लिए आपको प्रेफर करना है सिर्फ एनसीईआरटी। आप इससे बाहर बिल्कुल भी मत जाइएगा। उसके बाद हमारे पास आता है डी ब्लॉक। गाइस, डी ब्लॉक के लिए मैं आपको इसमें से मतलब कभी कभार 1 क्वेश्चन आता है, कभी कभार 2 क्वेश्चन आते हैं, 2 से ज्यादा बहुत रेयर ही हमें देखने को मिलता है। बहुत रेयर ऐसा होता है कि कभी कभार ही 3 क्वेश्चन इसमें से आ जाते हैं।
और डी ब्लॉक एक ऐसा चैप्टर है जिसके लिए इनपुट बहुत ज़्यादा है बट उसके लिए आउटपुट बहुत कम है। इसका मतलब क्या है कि आपको एफर्ट इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डालना पड़ेगा और जो इसमें से नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इनपुट ज़्यादा, आउटपुट कम। तो इस चैप्टर को आपको कैसे प्रिपेयर करना है? जो डी ब्लॉक्स है ना गाइस, इसको आपको प्रिपेयर करना है अपने क्लास नोट से ही आपको इसको प्रिपेयर करना है। क्योंकि जो आपके टीचर है वो आपको अच्छे से बता देंगे कि क्या-क्या आपको करना है, क्या-क्या नहीं करना है। इसलिए आप डी ब्लॉक एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ये जो ऐसे चैप्टर्स इनके लिए स्पेशली आप क्लास नोट्स को ही प्रेफर करिएगा। क्योंकि क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, अगर आप इन चैप्टर्स की बात करोगे कि सेम टू सेम आपको ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो कि आपके टीचर्स ने आपको क्लासेस में करवा रखे होंगे। इसका मतलब क्या है कि आपको अच्छे से क्लास नोट्स के ऊपर फोकस करना है। और जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी वेटेज रखता है। 3 से 4 क्वेश्चन हमें हर बार मिलते ही मिलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में से और काफ़ी ईज़ी क्वेश्चंस भी होते हैं, ऐसी बात नहीं कि टफ क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन में से एक ही क्वेश्चन मिलता है जो कि आपको अच्छे से करना चाहिए क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन से आपकी बाकी केमिस्ट्री भी इम्प्रूव होती है। उसके बाद जो मेटलर्जी है ना गाइस, इसके लिए आपको फॉलो करना है सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी आपको उसको अच्छे से रट के जाइएगा, इजीली मेटलर्जी के क्वेश्चन हो जाएंगे। मैक्सिमम 2 मिनिमम 1 क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। बाकी जो चैप्टर्स बचते हैं लाइक हाइड्रोजन, जिनमें से रेयर ही कभी क्वेश्चन आता है, तो आप उनकी बस एक बार रीडिंग ले लीजिएगा। अगर आप एक रीडिंग लेंगे तो आपका काम उनसे चल जाएगा। आप सिर्फ इतना करके जाओगे तो डेफिनेटली आपके 150 मार्क्स आ ही जाएंगे। सो आपको ध्यान क्या करना है कि डेली बेसिस पे एनसीईआरटी को रीड करना है और जो भी चैप्टर्स आप पढ़ रहे हैं, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक दिन में आप एटलीस्ट 2 चैप्टर की तो रीडिंग ले ही ले और जो भी चैप्टर आपने पढ़ा उसके एटलीस्ट 40 से 50 क्वेश्चंस एटलीस्ट सोल्व करें डेली बेसिस पे। अगर आप डेली बेसिस पे इतना करोगे तो इजीली आपका जो मार्क्स है 150 क्रॉस कर ही जाएगा। थैंक यू गाइस।